विद्युत इस वक्त हर्षित और शिवा के बारे में सोच रहा था। वो जानता था कि ये सारा खेल टैलेंट का है। शायद तभी शिवा सर को हर्षित से इतनी उम्मीदें थी, विद्युत ने सोचते हुए कहा। हर्षित एक टैलेंटेड प्लेयर था। टैलेंट के मामले में ईगल अकेडमी के अंदर उसका कोई सामना नहीं कर सकता था, लेकिन अफसोस उसने अपने लिए एक नया रास्ता चुन लिया था। पर विद्युत शिवा का स्टूडेंट बनकर बहुत खुश था। शिवा ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, और तो और वो ये सब शिवा का सपना पूरा करने के लिए भी कर रहा था। वो शिवा ही था जिसने विद्युत को उसकी जिंदगी में एक नई राह दी थी, वरना विद्युत कभी भी इतनी बड़ी अकेडमी का हिस्सा नहीं बन पाता। उसकी वजह से ही विद्युत को इस अकेडमी में आने का मौका मिला था। यहाँ आकर विद्युत ने कुछ ऐसी रहस्यमयी और जादुई चीजों को देखा जिन्हें वो ईगल अकेडमी में रहकर एक्सपीरियंस नहीं कर सकता था। ये सब विद्युत के लिए एक खूबसूरत सपने जैसा था। आज विद्युत ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी। कल वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। विद्युत ने सोचा नहीं था कि वो एक मामूली से ऑर्डिनरी प्लेयर से लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बनने का सफर इतनी जल्दी तय कर लेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बनने के बाद विद्युत की मुलाकात हर्षित, प्रतीक, भरत, अनन्या और तो और तनिषा से होने वाली थी। नील और अंजलि कुछ वक्त पहले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बने थे। विद्युत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बनने के बाद इन दोनों से तो जरूर मिलेगा, लेकिन इस वक्त विद्युत का ध्यान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स पर नहीं बल्कि फ्लोटिंग कैसल पर था। वो कुछ महीने बाद होने वाले ट्रायल्स में हिस्सा लेकर फ्लोटिंग कैसल के अंदर जाना चाहता था। उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, पर वो इतना जानता था कि फ्लोटिंग कैसल एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद एक प्लेयर की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और तो और विद्युत ने इस बारे में पृथ्वीराज और रघुवीर से बात भी कर ली थी। अगर वो ट्रायल में सिलेक्ट नहीं हो पाया तो उसे वापस उन दोनों के डिपार्टमेंट में आकर काम करना होगा। विद्युत ऐसा कभी नहीं चाहता था। उसे आगे बढ़ना था। वो जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता था। अगर विद्युत ने अभी मौके का फायदा नहीं उठाया तो ये सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल जाएगा। और सब जानते थे कि ये ट्रायल 5 साल में सिर्फ एक बार ही होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो विद्युत को अगले 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। वो अपनी सभी टेक्निक्स के बारे में सोच रहा था। पहला, वो सिल्वर वॉल टेक्निक के 10th लेवल पर पहुंच चुका था। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स में से पहले लेवल पर मौजूद किसी भी प्लेयर को आसानी से हरा सकता था। दूसरा, विद्युत लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक के 3रे लेवल पर पहुंच चुका था। विद्युत के मुताबिक बहुत कम प्लेयर्स ही यहां तक पहुंच पाते हैं। तीसरा, 4 विंड स्टांस। विद्युत ने पहले 3 स्टांस को अच्छी तरह से सीख लिया और बर्निंग विंड स्टांस को वो 70 से 80% तक ही सीख पाया था। अगर अकेले टॉर्नेडो स्टांस को स्टार फिंगर टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसकी स्टार फिंगर टेक्निक और भी जानलेवा बन सकती थी। चौथा, इल्यूजन पिक्चर की 5 किताबों में दी गई नॉलेज को विद्युत ने अच्छे से समझ लिया था। इल्यूजन पिक्चर को विद्युत फाइट के दौरान ऑफेंसिव स्किल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन वो इससे अपने अपोनेंट को चकमा जरूर दे सकता था। इससे वो फाइट के दौरान कुछ ऐसी ट्रिक्स परफॉर्म कर सकता था जिससे उसे खुद से ताकतवर प्लेयर को हराने में आसानी होगी। विद्युत की सबसे खास टेक्निक में से पहली सिल्वर वॉल टेक्निक थी और दूसरी लाइटनिंग विंड पाम टेक्निक, जिसे उसने हाल ही में सीखना शुरू किया था। विद्युत कल के लिए बहुत एक्साइटेड था। कल उसे पता चलने वाला था कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बनने के लिए सिलेक्ट हुआ भी है या नहीं। और दूसरा, कल उसकी आंख पर पहनने वाली पट्टी भी तैयार हो जाएगी। वो जैसे ही सुबह उठकर रेडी हुआ तो सीधा मिशन डिपार्टमेंट की तरफ चला आया कि तभी वो प्लेयर उसके पास आया और बोला, ये लो विद्युत, तुमने जैसा कहा था मैंने इसे बिल्कुल वैसा ही बनाया है। विद्युत ने मुस्कुराते हुए अपना सामान ले लिया और फिर उस प्लेयर को 2 सिल्वर कॉइन्स दे दिए। इसके बाद विद्युत ने जैसे ही उस आंख पर बांधने वाली पट्टी की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। ये देखकर उसके सामने खड़े प्लेयर ने उसे कहा, ये कोई मामूली पट्टी नहीं है। इससे फाइट के दौरान तुम्हारी आंख को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर किसी प्लेयर ने तुम्हारी आंख पर अटैक किया तो ये तुम्हारी आंख को प्रोटेक्ट करेगी। उसे पहनने के बाद विद्युत को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए प्लेयर को थैंक यू कहा और वहां से चला आया।
इसे पहनने के बाद विद्युत अब पहले जैसा नहीं रहा था। अगर गौर से देखा जाए तो वो किसी पुराने जमाने के डाकू की तरह लग रहा था। उसके बालों का रंग भी अब बदल चुका था। ये सब थोड़ा अजीब सा था, लेकिन विद्युत के हाथ में कुछ भी नहीं था। वो चाह कर भी कुछ बदल नहीं सकता था। इसके बाद विद्युत वापस रमन के पास आ गया। वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहा था। विद्युत बेफिक्र था। उसे पूरा यकीन था कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बन जाएगा। कुछ देर बाद रमन विद्युत के पास आया और बोला, कंग्रेचुलेशंस विद्युत, अब तुम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बन गए हो। अब अपना सामान पैक करने की तैयारी कर लो। तुम्हें आज ही नई बिल्डिंग में शिफ्ट होना होगा, जहां सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स रहते हैं। ये गुड न्यूज मिलते ही विद्युत खुशी खुशी अर्जुन और अनिरुद्ध से मिलने के लिए उनके पास आ गया। यहाँ एक तरफ विद्युत को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बनता हुआ देखकर अर्जुन और अनिरुद्ध उसके लिए बहुत खुश थे, तो वहीं कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे जिन्हें विद्युत की इस कामयाबी से जलन हो रही थी। इसे तो मैं देख लूंगा, समर्थ ने कहा। उसके साथ साथ दिव्या भी इस वक्त थोड़ा मायूस लग रही थी। विद्युत 1 महीने में ही नंबर 1 ऑर्डिनरी प्लेयर बन चुका था और अब उसने इतनी जल्दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स में अपनी जगह बना ली। अर्जुन और अनिरुद्ध को उस पर गर्व था, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। ईगल एकेडमी में उन दोनों को स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ कंपेयर किया जाता था। विद्युत और उन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। वो दोनों विद्युत को एक मामूली सा प्लेयर समझते थे, लेकिन फ्यूचर वॉरियर एकेडमी में आने के बाद विद्युत ने अपने साथियों को भी पीछे छोड़ दिया था। अर्जुन और अनिरुद्ध में भी इस वक्त बहुत बदलाव आया था और हो सकता है वो भी जल्द ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स बन जाए, पर विद्युत की जगह पहुंचने में उन्हें काफी वक्त लगने वाला था। अपना सामान पैक करने के बाद विद्युत नई बिल्डिंग की तरफ चला आया। ये जगह एकेडमी की जानी मानी जगहों में से एक थी। इस बिल्डिंग में बहुत से प्लेयर्स आने का सपना देखते थे। विद्युत अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर उस फ्लोटिंग कासल पर पड़ी। उसे देखकर अचानक विद्युत की बाईं आंख फड़कने लगी। विद्युत अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स की बिल्डिंग में पहुंच चुका था। यह बिल्डिंग फ्लोटिंग कासल के बहुत नजदीक थी। विद्युत अपने रूम से इस फ्लोटिंग कासल को आसानी से देख सकता था। विद्युत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसे बिल्डिंग में कई प्लेयर्स की बातें करने की आवाजें आने लगी। लगता है यह नया एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, एंट्री पर खड़े एक प्लेयर ने कहा। लेकिन यह दिखने में तो इतना मामूली सा लग रहा है, आखिर इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर किसने बना दिया? दूसरा प्लेयर विद्युत का मजाक उड़ाते हुए बोला। विद्युत ने जैसे ही अंदर कदम रखे तो एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मेरे पीछे आओ। इतना कहने के बाद वो एकेडमी के अंदर चला आया। विद्युत भी उसके पीछे पीछे चल रहा था कि तभी वो लोग एक बड़े से हॉल के अंदर आ गए, जहां बहुत अंधेरा था। सर, ये नया एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, इसका नाम विद्युत है, मैनेजर ने कुर्सी पर बैठे एक आदमी से कहा। मैनेजर की बात सुनकर उस आदमी ने विद्युत की तरफ एक नजर देखा कि तभी विद्युत को खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा। इसके बाद मैनेजर ने विद्युत से कहा, ये हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के हेड मिस्टर धीरज हैं। मैनेजर की बात सुनकर विद्युत ने धीरज के सामने अपना सिर झुका लिया। इसके बाद धीरज ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब की तरफ देखते हुए कहा, विद्युत, उम्र 14 साल, ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट्स प्लेयर, नंबर 1 ऑर्डिनरी प्लेयर, एक्सपीरियंस 10 डेज ट्रेनिंग, फिल्म मेकिंग डिपार्टमेंट 10 डेज ट्रेनिंग, मिशन डिपार्टमेंट। ये सब पढ़ने के बाद धीरज विद्युत को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 14 साल का लड़का 1 महीने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बन सकता है। वो विद्युत की उम्र देखकर थोड़ा हैरान था। आज से पहले धीरज किसी 14 साल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर से नहीं मिला था। तभी धीरज की नजर विद्युत की आंख पर बंधी काली पट्टी पर पड़ी और फिर उसने विद्युत से कहा, तुमने ये आंख पर क्या पहना हुआ है? उतारो इसे। ये सुनकर विद्युत थोड़ा घबरा गया। उसने हाइडिंग एयर टेक्निक की मदद से अपनी शक्तियों को छुपा लिया और फिर धीरे धीरे अपनी आंख पर बंधी काली पट्टी को उतारने लगा। जब धीरज ने विद्युत की बाईं आंख को देखा तो वो हैरान रह गया। उसकी आंख किसी बेजान जीव की तरह लग रही थी। ये देखकर धीरज को विद्युत के लिए बुरा लग रहा था।
तभी उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, इसे वापस पहन लो। उसे विद्युत पर दया आ रही थी। इतना कम उम्र में इस बेचारे प्लेयर ने अपनी आंख खो दी। धीरज मन ही मन सोचते हुए बोला। इसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने पृथ्वीराज से तुम्हारे बारे में सुना है। धीरज को विद्युत किसी स्पेशल प्लेयर की तरह लग रहा था। उसका बैकग्राउंड भले ही इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन धीरज जानता था कि विद्युत को यहां शिवा ने भेजा है। वो ईगल एकेडमी से चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर टॉप 20 प्लेयर्स में पहुंचा था। और तो और पृथ्वीराज और रघुवीर विद्युत की बहुत तारीफ करते नहीं थकते थे। विद्युत को नया बैच देने से पहले धीरज ने उससे कुछ सवाल पूछे, जिसका विद्युत ने बिल्कुल सही जवाब दिए। इसके बाद धीरज ने विद्युत को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर का बैच पहनाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस, अब से तुम फ्यूचर वॉरियर एकेडमी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर कहलाओगे। इसके बाद विद्युत अपने रूम की तरफ चला आया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स को हर महीने 10 क्रिस्टल कॉइन्स दिए जाते थे। इतना ही नहीं, उन्हें हर 2 से 3 महीने बाद एक ऐसी पिल दी जाती थी जो मैरो क्लेंजिंग पिल से भी असरदार और महंगी थी। क्या होगा विद्युत का अगला कदम? क्या विद्युत ट्रायल्स में हिस्सा ले पाएगा? अपने रूम में आने के बाद विद्युत अपना सामान सेट कर रहा था कि तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। विद्युत ने जैसे ही दरवाजा खोला तो गार्ड ने विद्युत के हाथ में एक बैग थमाते हुए कहा, ये तुम्हारी यूनिफॉर्म है। विद्युत ने वो बैग खोला तो उसमें काले रंग की एक टी शर्ट थी, जिसकी पीठ पर वॉरियर्स लिखा हुआ था। ये कोई मामूली टी शर्ट नहीं थी। इसे सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में पहना जा सकता था। ये खास धागे से बनी थी, जो सर्दियों में प्लेयर्स की बॉडी को गर्म रखने में मदद करती थी, तो वही गर्मियों में उन्हें इसे पहनने पर गर्मी का एहसास तक नहीं होता था। इसके साथ साथ ये प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करती थी। विद्युत ने हर्षित, तनीषा और प्रतीक को यही शर्ट पहने हुए देखा था। अब इस नई जगह पर कदम रखने के बाद विद्युत को यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में सीखना होगा। धीरज ने विद्युत को कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बताया, जिन्हें भूलकर भी कोई प्लेयर तोड़ नहीं सकता था। अगर प्लेयर्स रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें एकेडमी से निकाला भी जा सकता है। प्लेयर्स सिर्फ 30 साल की उम्र तक ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स बनकर रह सकते थे। अगर 30 साल की उम्र तक उन्होंने एकेडमी में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उन्हें वापस दूसरे डिपार्टमेंट में ऑर्डिनरी प्लेयर्स की तरह काम करने के लिए भेज दिया जाता था। इसके साथ साथ यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता था। उस बिल्डिंग में करीब 100 से भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स थे, जिनमें से सिर्फ टॉप 10 प्लेयर्स को ही ज्यादा अहमियत दी जाती थी। टॉप 10 प्लेयर्स की ताकत के सामने एक खूंखार और बड़े से बड़े जानवर को भी हार माननी पड़ती थी। यहाँ भी प्लेयर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया था। यहाँ एक तरफ टॉप 10 प्लेयर्स को ज्यादा अहमियत दी जाती थी, तो वही दूसरी तरफ टॉप 10 प्लेयर्स में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करते थे। टॉप 10 प्लेयर्स में तनीषा का नाम भी शामिल था। तनीषा इस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के 4थे लेवल पर थी। हो सकता है अब जल्द ही विद्युत और तनीषा दोबारा एक दूसरे से मिले। अपना सामान रखने के बाद विद्युत तनीषा के बारे में सोचने लगा। वो तनीषा से मिलकर बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़की को वो बार बार अपने सपनों में देखा करता था, वो लड़की उसे यहाँ एकेडमी में मिलेगी। इसके बाद विद्युत अपने रूम से बाहर आ गया। वो देखना चाहता था कि जिस फ्लोर पर उसका रूम है, वहां और कौन कौन से प्लेयर्स रहते हैं। तभी विद्युत ने देखा कि उसके फ्लोर पर नील, अंजलि और शुभम के रूम्स भी थे। सभी टॉप ऑर्डिनरी प्लेयर्स जिन्होंने भी विद्युत से पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स में जगह बनाई थी, वो सब विद्युत के आसपास ही ठहरे हुए थे। विद्युत इस वक्त कॉरिडोर में घूम रहा था कि तभी नील अपने रूम से बाहर आया तो उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। ये विद्युत यहाँ? उसने धीमी आवाज में कहा। विद्युत को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स की बिल्डिंग में देखकर नील के होश उड़ गए थे। उसने सोचा नहीं था कि विद्युत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बन जाएगा। जब नील ऑर्डिनरी प्लेयर की टीम में शामिल था, तब भी उसे विद्युत एक आंख नहीं भाता था। विद्युत ने टॉप ऑर्डिनरी प्लेयर बनकर नील को और भी गुस्सा दिला दिया था। चाहे जो भी हो, मैं इससे पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बन गया था। इस बार मैं इसे खुद से आगे नहीं निकलने दूंगा। ये सोचकर नील ने राहत की सांस ली, पर उसे इस बात का अफसोस था कि अब उसे रोज
विद्युत का चेहरा देखना पड़ेगा। कुछ देर बाद अंजलि और शुभम भी अपने रूम से बाहर आ गए। विद्युत को वहां देखकर उनकी आंखों में अचानक चमक आ गई। वो दोनों इस वक्त बहुत खुश लग रहे थे। एक तरफ कुछ लोग विद्युत की कामयाबी से खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ जब ये बात प्रतीक को पता चली तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहा, ये इतनी जल्दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर भी बन गया। विद्युत ऑफिशियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बन चुका था और कोई भी उससे ये पोजीशन चाह कर भी छीन नहीं सकता था। विद्युत की कामयाबी की खबर मिलते ही अब प्रतीक का सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर होने लगा था। उसे इस वक्त प्रैक्टिस करने का भी मन नहीं कर रहा था। किसे पता था जिसे सब लोग एक मामूली सा कछुआ समझ रहे थे, वो रेस में सबसे आगे निकल जाएगा। मुझे ये बात सर को जाकर बतानी होगी, प्रतीक ने सोचते हुए कहा। इतना कहने के बाद वो सीधा रणविजय के पास चला आया। वो जैसे ही उससे मिलने के लिए अंदर जाने लगा तो गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, सर को प्रैक्टिस के दौरान चोट आई है, इसलिए वो अभी आराम कर रहे हैं। तुम उनसे अभी नहीं मिल सकते। ये बात सुनते ही अचानक प्रतीक दंग रह गया। उसे ये बात थोड़ी अटपटी लग रही थी क्योंकि अकेडमी में रणविजय जैसे बहुत से प्लेयर्स के हेड्स को चोट आई थी। ये सब विद्युत की आंख से निकलती हुई उस रोशनी की वजह से हुआ था। अब प्रतीक के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो रणविजय को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दूसरे साथियों को इस बारे में बताने का फैसला किया। रणविजय के अंडर 4 एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स थे, जिनमें से नंबर 1 पर हर्षित था और प्रतीक उसका चौथा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था। प्रतीक से ऊपर 2 प्लेयर्स और थे, जिनमें पहले प्लेयर का नाम वनराज था। वनराज सबसे तजुर्बेदार और पुराना प्लेयर था। वो करीब 30 साल का था और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से प्लेयर का हेड बना दिया गया था। दूसरा प्लेयर का नाम रुद्र था, जिसकी उम्र करीब 20 साल थी और तो और वो टॉप 10 एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा था। प्रतीक ने सभी प्लेयर्स को बात करने के लिए अपने पास बुलाया था, लेकिन वनराज इस वक्त मिशन पर शहर से बाहर गया था, जिसकी वजह से वो मीटिंग में शामिल नहीं हो पाया। इस वक्त रुद्र, प्रतीक और हर्षित एक साथ मौजूद थे। जब प्रतीक ने विद्युत के बारे में अपने साथियों को बताया तो हर्षित हैरान होते हुए बोला, क्या कहा तुमने? विद्युत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बन गया? हर्षित को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जानता था उसके अलावा ईगल एकेडमी में और कितने प्लेयर्स थे जो उसकी तरह आगे बढ़ सकते हैं। उसे लगा था कि अनिरुद्ध सबसे पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बनेगा, लेकिन हर्षित ये भी जानता था कि ये मुकाम हासिल करने में उसे करीब 1 साल लग सकता है। ये विद्युत सचमुच बहुत टैलेंटेड है, पर इतनी जल्दी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर कैसे बन गया? हर्षित मन ही मन सोचते हुए बोला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रतीक भी विद्युत की कामयाबी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने विद्युत और उसके साथियों को परेशान करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी एक भी तरकीब काम नहीं आई। उल्टा विद्युत ने प्रतीक के साथियों को ऐसा सबक सिखाया कि वो दोबारा किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हर्षित ईगल एकेडमी में विद्युत के साथ था, इसलिए उसे विद्युत के बारे में अच्छी तरह पता था। लेकिन रुद्र विद्युत का नाम पहली बार सुन रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या विद्युत में कोई खास बात है? हम एक प्लेयर के लिए इस तरह इकट्ठा क्यों हुए हैं? टॉप 10 प्लेयर होने की वजह से रुद्र को एक ऐसा प्लेयर जो हाल ही में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बना हो, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जिस तरह से प्रतीक इस वक्त रिएक्ट कर रहा था, रुद्र भी जानना चाहता था कि आखिरकार विद्युत में ऐसी कौन सी खास बात है। तभी हर्षित ने विद्युत के बारे में बताते हुए कहा। विद्युत इतना कहते ही वो चुप पड़ गया। हर्षित इस वक्त एकेडमी में विद्युत की परफॉर्मेंस को याद कर रहा था। उसे अच्छी तरह याद था कि विद्युत ने दोनों मिशन में सबसे ज्यादा बैटल पॉइंट्स कमाए थे। उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी, लेकिन हर्षित विद्युत की बढ़ाई नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात पलटते हुए कहा, विद्युत का टैलेंट एवरेज है, पर उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है और शार्प है, और तो और वो बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स पर फोकस करता है। ये सुनकर रुद्र हंसते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है। अगर वो हमारे लिए खतरा है तो हमें उस पर नजर रखनी होगी। जब ये ऑर्डिनरी प्लेयर था तब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, पर अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बन चुका है।
हम इसे बता देंगे कि यहाँ किसका राज चलता है। रुद्र की बात सुनते ही अचानक प्रतीक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उम्मीद भरी नजरों से रुद्र की तरफ देख रहा था। पहले ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स ना ही आपस में मिलते थे, ना ही उनके बीच फाइट होती थी और ना ही वो एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन अब विद्युत ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के एरिया में कदम रख दिए थे। यहाँ उसकी मुलाकात कई स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स से होने वाली थी। तभी रुद्र ने कहा, हमें छोटी छोटी बातों के लिए रणविजय सर को परेशान नहीं करना चाहिए, हम इससे अकेले ही निपट लेंगे। ये कहते हुए रुद्र मुस्कुरा रहा था कि तभी हर्षित ने प्रतीक से आगे कहा, प्रतीक क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? अब प्रतीक का कॉन्फिडेंस वापस आने लगा था। उसने ठान ली थी कि कोई भी इतनी आसानी से उनके रास्ते में नहीं आ सकता। अगर किसी ने भी उससे पंगा लेने की हिम्मत की तो ये लोग उसे मिलकर मजा चखाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ नील, अंजलि और शुभम सब लोग विद्युत की परफॉर्मेंस से हैरान थे। 14 साल की उम्र में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बन चुका था। विद्युत ने ये सिर्फ 1 महीने में ही कर दिखाया था। मुझे तो लगा था कि हमारी मुलाकात 1-2 साल बाद होगी, पर तुम तो 1 महीने में ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बन गए, शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर नील शर्मिंदगी भरा महसूस कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विद्युत भी उसकी तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बन चुका है। तभी शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अब जब हम सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बन चुके हैं तो हमें एक टीम बना लेनी चाहिए। हम लोग मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। शुभम की बात सुनकर सबने हाँ में अपना सिर हिला दिया। विद्युत अभी अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बना था। उसे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो शुभम और बाकी सभी से सवाल जवाब करने लगा। इस पर शुभम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, विद्युत, हम लोग सिर्फ ऑर्डिनरी प्लेयर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स बने हैं। हमें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। याद रहे तुम ऐसी कोई भी गलती ना करो जिससे कोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स तुमसे नाराज हो जाए। कोर प्लेयर्स का नाम सुनकर विद्युत ने कहा, ये कोर प्लेयर्स कौन है? आखिर कौन थे ये कोर प्लेयर्स? न जाने अब प्रतीक विद्युत को परेशान करने के लिए कौन सी नई चाल चलेगा। कैसा होगा विद्युत का ये सफर, जानने के लिए सुनते रहिए। सब प्लेयर्स विद्युत को एकेडमी के बारे में बता रहे थे। विद्युत कोर प्लेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए अंजलि ने मायूस होते हुए कहा, विद्युत, तुम्हें तो पता ही होगा कि यहाँ प्लेयर्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। कोर प्लेयर्स वो है जो 4th लेवल पर पहुंच चुके हैं और उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। उन्हें उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रैंक दी गई है। वहीं टॉप 10 प्लेयर्स कोर प्लेयर्स कहलाते हैं। इसके बाद शुभम ने विद्युत को बताते हुए कहा, विद्युत, तुम्हें पता है अब से 3 महीने बाद एकेडमी में ट्रायल्स होने वाले हैं। इस वक्त सभी प्लेयर्स ट्रायल्स की प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। वो लोग अच्छी तरह जानते थे कि ये ट्रायल्स 5 साल में एक बार होते हैं और इसमें कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स हिस्सा लेकर एक दूसरे से फाइट करते हैं। शुभम, अंजलि और नील को इस वक्त खुद से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, इसलिए नील ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। इसमें पार्टिसिपेट करना कोई आसान बात नहीं होगी। ये कहते हुए नील थोड़ा उदास लग रहा था, क्योंकि नील इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि वो आने वाले 3 महीनों में प्रैक्टिस करके खुद को ट्रायल्स में हिस्सा लेने लायक बना भी पाएगा या नहीं। अगर कोई ट्रायल्स में हिस्सा लेना चाहता है तो उस प्लेयर को करीब 3रे लेवल पर पहुंचना होगा। जिन्होंने पिछले साल इस ट्रायल्स में हिस्सा लिया था वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते। और तो और इसके कुछ रूल्स भी हैं। रूल्स के मुताबिक 25 साल की उम्र से बड़ा प्लेयर ट्रायल्स में हिस्सा नहीं ले सकता। शुभम ने विद्युत को समझाते हुए कहा, नील और बाकी सब अभी अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बने थे और वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। उनके मुताबिक सिर्फ हर्षित और भरत जैसे प्लेयर्स ही इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते थे, क्योंकि उन्हें उनके लीडर्स सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद शुभम ने विद्युत से कहा, विद्युत, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास अब भी उस रहस्यमयी लाइब्रेरी में जाने का एक मौका और है। शुभम और विद्युत को नंबर 1 ऑर्डिनरी प्लेयर बनने के फायदे पता थे। शुभम की बात सुनकर विद्युत को रहस्यमयी बिल्डिंग याद आने लगी, जो बिना नींव पर टिकी हुई थी। विद्युत को याद आ रहा था कि वहां किस तरह कागज की स्लिप हवा में उड़ रही थी। विद्युत एक बार दोबारा
उस लाइब्रेरी में जाकर अपने लिए एक नई टेक्निक की किताब ले सकता था, और इस बार उसे कोई मिडिल लेवल की किताब नहीं चुनी थी। वो अपनी मर्जी से कोई भी हाई लेवल की टेक्निक चुन सकता था। शुभम की बात सुनकर विद्युत सोच रहा था कि क्या उसे इस स्टेज पर आने के बाद उस लाइब्रेरी में जाना चाहिए या फिर सही वक्त आने का इंतजार करना चाहिए। विद्युत ने अपने साथियों से कुछ देर बात की और फिर सब अपने अपने रूम्स में चले गए। विद्युत इस बिल्डिंग में नया नया आया था। वो नहीं जानता था कि उसके यहाँ आने पर प्रतीक और उसके साथियों के साथ साथ रणविजय उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। इसलिए विद्युत चुपचाप रहकर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहता था। उसने सोचा कि वो कुछ वक्त बाद लाइब्रेरी में जाएगा। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और विद्युत को अकेडमी के बारे में नई नई चीजें पता चलती गई। 7वें दिन विद्युत अपने कमरे में प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसे एक अलार्म सुनाई दिया। अलार्म की आवाज इतनी तेज थी कि वो हर प्लेयर के रूम तक पहुंच रही थी। उस आवाज को सुनकर विद्युत ने कहा, सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स को हॉल में बुलाया जा रहा है। अब सभी प्लेयर्स एक एक करके हॉल में इकट्ठा होने लगे। प्लेयर्स को हर महीने एक बार इस तरह हॉल में इकट्ठा किया जाता था। ये सोचकर कि वहां आज सब लोग मौजूद होंगे, विद्युत काफी एक्साइटेड फील कर रहा था। उसके साथ साथ नील भी इस वक्त बहुत एक्साइटेड लग रहा था। विद्युत, शुभम, अंजलि और नील सब रेडी होकर एक साथ हॉल की तरफ चले आए। जब विद्युत और नए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स ने हॉल में कदम रखे तो पुराने प्लेयर्स उन्हें घूरते हुए देखने लगे। उनमें से एक प्लेयर शुभम और उसके साथियों की तरफ ही देख रहा था। तभी शुभम ने धीमी आवाज में कहा, लगता है इस बार मैं खुद को पुराने प्लेयर्स की नजरों में आने से नहीं बचा पाऊंगा। तभी विद्युत उस प्लेयर की तरफ देखने लगा। इस पर अंजलि ने विद्युत को बताते हुए कहा, उस प्लेयर का नाम वरुण है। वो दूसरे लेवल पर पहुंच चुका है। उसका छोटा भाई ऑर्डिनरी प्लेयर्स की टीम में है। एक बार शुभम और वरुण के छोटे भाई के बीच फाइट हुई थी, जिसमें शुभम ने उसे बुरी तरह हरा दिया था। इसके बाद जैसे ही शुभम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बना तो वरुण उससे बदला लेने शुभम के रूम के बाहर पहुंच गया, लेकिन शुभम ने अपने दिमाग से काम लिया और खुद को बचाने के लिए वो एक सुरक्षित जगह पर छुप गया। अंजलि की बात सुनकर अब विद्युत को सब समझ आने लगा था। वो जान गया था कि आखिर वरुण शुभम को इस तरह क्यों घूर रहा था। शुभम अब तक जैसे तैसे खुद को वरुण से बचाता आया था, लेकिन आज सभी प्लेयर्स एक जगह मौजूद थे, जिसकी वजह से शुभम वरुण की नजरों से खुद को बचा नहीं पाया। जब अंजलि विद्युत को यह सब बता रही थी तो वरुण ने शुभम की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, तो आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। वरुण इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। वो विद्युत और उसके सभी साथियों को घूरते हुए देख रहा था। उसका असली टारगेट शुभम था, लेकिन वो बाकी सबको भी अपनी आंखों के इशारों से ये समझाना चाहता था कि अगर किसी ने भी उससे पंगा लिया तो वो उन्हें सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगा। वरुण के पीछे इस वक्त 2 प्लेयर्स खड़े हुए थे। वो दोनों भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स के दूसरे लेवल पर पहुंच चुके थे। उन तीनों की ताकत को शिवा की ताकत के साथ कंपेयर किया जा सकता था। वरुण को गुस्से में देखकर शुभम ने कहा, विद्युत, नील और अंजलि, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो। मैं इस मैटर को खुद सॉल्व कर लूंगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम लोगों को कोई परेशानी हो। इसके बाद वरुण शुभम के सामने आकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो अब उन दोनों के बीच फाइट होने वाली हो। वरुण जैसे ही शुभम के नजदीक आया तो नील कुछ कदम पीछे हट गया। वो वरुण और उसके साथियों से पंगा नहीं लेना चाहता था। विद्युत को भी अंजलि ने हाथ पकड़कर एक तरफ खींच लिया। अकेडमी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स को फाइट करने की पूरी इजाजत थी। इस वक्त वहां धीरे धीरे सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स इकट्ठा हो रहे थे। ऐसे में वो शुभम बचने के लिए बाहर भी नहीं जा सकता था। ये देखकर कि शुभम के साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है, वरुण मजाकिया अंदाज में बोला, तुम्हारे साथियों ने तो तुम्हारा अभी से साथ छोड़ दिया। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। शुभम के चेहरे पर डर देखकर वरुण को बहुत खुशी हो रही थी। वरुण जैसे ही शुभम के नजदीक आया तो शुभम के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे घबराहट होने लगी थी। अब धीरे धीरे वहां हॉल में सभी प्लेयर्स वरुण और शुभम के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए।
तभी वरुण ने गुस्से से कहा, मैं भी तो देखूं तुम में कितनी ताकत है। उन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। इतना कहने के बाद वरुण अचानक शुभम की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने नजदीक आता हुआ देखकर शुभम की सांसें थमने लगी थी, लेकिन तभी शुभम ने खुद को हिम्मत देते हुए मन ही मन कहा, मैं कोई मामूली प्लेयर नहीं हूं, मैं भी नंबर 1 ऑर्डिनरी प्लेयर्स था और यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर हूं। इसके बाद जैसे ही वरुण ने शुभम पर अटैक करना चाहा, तो शुभम ऊंची आवाज में बोला, स्टनिंग फेदर ब्लेड। इतना कहकर शुभम ने अपना एक हाथ हवा में उठाया और फिर उसके हाथ से सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी किसी सफेद पक्षी के पंख की तरह बिल्कुल सफेद थी। इसके साथ ही वो रोशनी तलवार जैसी तेज और धारदार थी। ये देखकर वरुण ने कहा, रैगिंग 3 स्वॉर्ड लाइट। और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी। अगर इस वक्त वरुण के सामने कोई मामूली सा प्लेयर होता तो उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन शुभम इतना भी कमजोर नहीं था। उसने अपनी स्टनिंग फेदर ब्लेड टेक्निक को उसके हाई लेवल पर पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से वो वरुण के अटैक से खुद को बचाने में कामयाब हो पाया। शुभम को यूं ही नंबर 1 ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं कहा जाता है। वो बिना हार माने खुद से 2 गुना ताकतवर प्लेयर के साथ फाइट कर रहा है। शुभम की बहादुरी देखकर वहां मौजूद एक प्लेयर हैरान होते हुए बोला, किसी ने सोचा नहीं था कि शुभम इतना स्ट्रांग होगा। विद्युत ने शुभम के बारे में सुना था। शुभम ने पहले खुद से 2 गुना ताकतवर प्लेयर को हराया था। शुभम की फाइट देखकर विद्युत को उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। देखते ही देखते अटैक्स की गिनती बढ़ती चली गई, लेकिन दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी। वरुण ने यह देखकर एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए शुभम पर अटैक कर दिया। अब वो लगातार शुभम पर अटैक कर रहा था। उसके अटैक्स जानलेवा थे। अचानक वो लगातार अपनी तलवार से शुभम पर वार करने लगा। तभी सबने देखा कि शुभम के हाथ से निकलती हुई रोशनी अचानक कमजोर पड़ने लगी है। वरुण की तलवार देखकर एक प्लेयर ने कहा, अकेडमी में ऐसी सिर्फ 36 तलवार ही है। वरुण पूरी ताकत के साथ तलवारबाजी करता हुआ शुभम पर अटैक कर रहा था। अब शुभम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। अचानक उसके हाथ से निकलती हुई रोशनी कहीं गायब हो गई। ये देखकर वरुण ने मौके का फायदा उठाया और शुभम पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से शुभम के शरीर पर चोट के अनगिनत निशान दिखाई देने लगे। विद्युत ने अकेडमी की कुछ किताबों में ऐसी कई हथियारों के बारे में पढ़ा था। फ्यूचर वॉरियर अकेडमी ऐसी जानलेवा हथियारों के लिए फेमस थी। विद्युत ने फाइट के दौरान जब वरुण की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया, तो विद्युत को समझ आया कि वरुण इस वक्त सिर्फ अपनी 20% स्ट्रेंथ का ही इस्तेमाल कर रहा है। बाकी 30% स्ट्रेंथ उसे अपनी तलवार की वजह से मिली है। अब शुभम की हालत देखने लायक थी। उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान देखे जा सकते थे। शुभम को कमजोर पड़ता हुआ देखकर वरुण उस पर हंस रहा था। न जाने अब शुभम का क्या होगा। क्या कोई आगे बढ़कर शुभम की मदद नहीं करेगा? आखिर प्लेयर्स को आज हॉल में इकट्ठा क्यों किया गया था? वरुण को शुभम पर तरस आ रहा था, इसलिए वो हंसते हुए बोला, बस तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है। तुमने मेरे भाई को हराकर अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अगर वरुण चाहता तो चुटकियों में शुभम से जीत जाता, लेकिन वो इस वक्त शुभम को किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अब शुभम को धीरे धीरे उसके शरीर में दर्द महसूस होने लगा था। यहाँ विद्युत को शुभम की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उससे रहा नहीं गया और वो अचानक सबके सामने आकर झट से बोला, बस अब ये सब बंद करो। तुम ये फाइट पहले ही जीत चुके हो। उससे पहले कि शुभम हार मानता, विद्युत ने सबके सामने आकर उसे बचाने के लिए वरुण को रोक दिया। ये देखकर वरुण ने बेरुखी से कहा, जब तक ये घुटनों के बल बैठकर मुझसे अपनी जान की भीख नहीं मांगेगा, तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इसे दोबारा मेरा सामना करना होगा। ये सुनकर अचानक विद्युत ने लाइटली माइक्रो स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल किया और वो पलक झपकते ही वरुण के पीछे आकर खड़ा हो गया। विद्युत की स्पीड इतनी तेज थी कि वरुण के साथी भी उसे रोक नहीं पाए। और फिर अचानक विद्युत ने मन ही मन कहा, लाइटली विंड पाम टेक्निक।
विद्युत इस वक्त वरुण के पीछे खड़ा होकर उस पर अटैक करने वाला था। जैसे ही वरुण के कानों में विद्युत के पैरों की आहट सुनाई पड़ी और वो पीछे मुड़ा, तब तक विद्युत उस पर अटैक कर चुका था। खुद को बचाने के लिए वरुण ने अचानक अपना हाथ आगे कर दिया। तभी सबने देखा कि विद्युत के हाथ से निकलती हुई रोशनी की वजह से वरुण के हाथ पर चोट का लाल निशान बनता जा रहा है। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। सिर्फ टॉप 10 प्लेयर्स को ही विद्युत का अटैक साफ साफ नजर आ रहा था। वरुण विद्युत का अटैक सहन नहीं कर पाया और अचानक हवा में उड़ता हुआ जमीन पर जा गिरा। तुमने मुझ पर धोखे से अटैक किया है, वरुण कांपती हुई आवाज में बोला। उसका चेहरा इस वक्त पीला पड़ चुका था। तभी विद्युत ने कहा, हाँ, मैंने तुम पर छुप कर अटैक किया है। विद्युत के एक ही अटैक में वरुण बुरी तरह घायल हो चुका था। इससे पहले कि वो गुस्से में विद्युत से कुछ कहता, उसके मुंह से खून निकलने लगा। आखिर ये कौन सी टेक्निक है? एक प्लेयर ने धीमी आवाज में कहा। भले ही विद्युत ने वरुण पर धोखे से हमला किया था, लेकिन फिर भी उसकी अटैकिंग स्पीड और स्ट्रेंथ देखकर सब लोग दंग रह गए थे। ये लाइटनिंग विंड पंप टेक्निक है, एक प्लेयर ऊंची आवाज में बोला। वो प्लेयर इस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के तीसरे लेवल पर पहुंच चुका था। उसने विद्युत की इस्तेमाल की गई टेक्निक को पहचान लिया। जैसे ही सबको पता चला कि विद्युत ने इस वक्त लाइटनिंग विंड पंप टेक्निक का इस्तेमाल किया है, तो सभी प्लेयर्स के चेहरों के एक्सप्रेशंस बदल गए। सब जानते थे कि लाइटनिंग विंड पंप टेक्निक कितनी खतरनाक टेक्निक है और इसे सिर्फ कुछ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ही सीख पाते हैं। एक प्लेयर ने कुछ साल पहले इस टेक्निक से अकेडमी के 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स की जान ले ली थी, लेकिन आखिर में इस टेक्निक को उसके हाई लेवल पर इस्तेमाल करते हुए अचानक कड़कती हुई बिजली की वजह से उसकी जान चली गई। तब से सभी प्लेयर्स इस टेक्निक को सीखने से डरते हैं। अब सब लोग विद्युत को हैरान होते हुए देख रहे थे। उन्हें 14 साल के छोटे से प्लेयर की फिक्र भी हो रही थी, और तो और इसके साथ उन सबको विद्युत से डर भी लग रहा था। अगर विद्युत ने इस टेक्निक को अच्छी तरह से सीख लिया तो वो किसी को भी चुटकियों में हरा देगा, लेकिन अगर उसने इसे सीखने में कोई भी गलती की तो उसका भी हश्र दूसरे प्लेयर्स जैसा ही होगा। अकेडमी में वीक प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स से डरते थे और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को ऐसे प्लेयर्स से डर लगता था जिन्हें अपनी जान की परवाह ना हो। विद्युत जो टेक्निक इस वक्त सीख रहा था उसमें जान का जोखिम था, इसलिए विद्युत से सबको डर लगने लगा था। अब प्लेयर्स विद्युत के बालों का रंग और उसके आंख पर बंधी काली पट्टी को देखकर अंदाजा लगाने लगे कि विद्युत असल में कैसा इंसान है। तभी वरुण ने अपने 2 साथियों की तरफ देखते हुए कहा, इसने मुझ पर छुपकर वार किया, इसे सबक सिखा दो। इतना कहकर वरुण जमीन से उठने की कोशिश करने लगा। वो इस वक्त लड़ने की हालत में नहीं था। तभी उसने देखा कि उसके दोनों साथी विद्युत पर अटैक करने के बजाय 2 कदम पीछे हट गए हैं। विद्युत इस वक्त अपनी एक आंख से वरुण और उसके साथियों को घूरते हुए देख रहा था। वो वरुण के साथियों का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार था। कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? नील ने धीमी आवाज में कहा। अंजलि और नील इस वक्त एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन विद्युत को शुभम की मदद करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो इस वक्त बहुत खुश लग रहा था। लाइटनिंग विंड पंप टेक्निक तो कमाल की है, इसे पहली बार इस्तेमाल करते ही मुझे इसकी ताकत का अंदाजा हो गया था, विद्युत खुश होते हुए बोला। वहां इस वक्त प्लेयर्स की भीड़ जमा थी कि तभी एक प्लेयर ने ऊंची आवाज में कहा, सब शांत हो जाओ, कोर प्लेयर्स हॉल में आ रहे हैं। ये सुनकर वरुण के साथियों ने उसकी उठने में मदद की और फिर वरुण अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए बोला, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अगली बार अगर तुम मेरे सामने भी आए तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वरुण के साथी भी इस वक्त विद्युत को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन विद्युत की नजर तो इस वक्त टॉप 10 प्लेयर्स यानी कि कोर प्लेयर्स पर थी। टॉप 10 प्लेयर्स ने इस वक्त अकेडमी की यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्हें ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। विद्युत की नजरें इस वक्त एक ऐसे प्लेयर पर टिकी हुई थी जिसे देखकर दूसरे प्लेयर्स की नजरों में भी अचानक से चमक आ गई थी। तभी एक खूबसूरत और मासूम सी लड़की विद्युत के बगल से गुजरी और विद्युत को देखकर उसने मन ही मन कहा, ये तो वही लड़का है। लेकिन विद्युत के बाल और उसकी आंख पर बंधी पट्टी को देखकर तनीषा के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए।
और फिर तनिषा मन ही मन सोचते हुए आगे बोली, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर कब से बन गया? ये तो मिशन डिपार्टमेंट में था। यहां दूसरी तरफ जब सलोनी की नजर विद्युत पर पड़ी तो उसे घूरते हुए देखने लगी। उसे बहुत अच्छी तरह से याद था कि विद्युत ने उसे किस तरह अपनी बातों में फंसाया और डराकर तालाब के पास से जाने को कहा था। विद्युत इस वक्त सलोनी को देखकर हैरान रह गया। वो वहां मौजूद टॉप 10 प्लेयर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। अब विद्युत मन ही मन सोच रहा था कि उसने सलोनी से पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तभी सलोनी जैसे ही तनिषा के पास आने लगी तो सभी प्लेयर्स उसके रास्ते से हट गए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स को कोर प्लेयर्स से जलन हो रही थी, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के मुकाबले बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाता था। सलोनी को सब जानते थे। उन्हें पता था कि वो आए दिन किसी न किसी प्लेयर के साथ बहस करती रहती है। वो इतनी स्ट्रांग थी कि ज्यादातर प्लेयर्स उससे डरते थे। कोई उसके नजदीक नहीं आना चाहता। लेकिन विद्युत तो पहले ही सलोनी के साथ अच्छी खासी बहस कर चुका था। सलोनी इस वक्त विद्युत को घूरते हुए देख रही थी। नील और अंजलि किसी भी कोर प्लेयर को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो लोग विद्युत से दूर हो गए। तभी सलोनी ने बेरुखी से कहा, तुम वही हो ना? ये मत सोचना कि तुम अपना हुलिया बदल लोगे तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। सलोनी इस वक्त विद्युत से बात कर रही थी। ये देखकर सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स हैरान रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर विद्युत सलोनी से कब मिला। वो तो हाल ही में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बना था। सलोनी की बात सुनकर तनिषा भी विद्युत की तरफ ही देख रही थी, लेकिन इस बार भी विद्युत ने सलोनी को इग्नोर कर दिया। वो तो मुस्कुराते हुए तनिषा की तरफ देख रहा था। ये देखकर तनिषा ने अपनी नजरें झुका ली। वो इस वक्त शर्मा रही थी। ये देखकर सलोनी ने कहा, तुम दोबारा मेरी दोस्त को घूर रहे हो? सलोनी इस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के चौथे लेवल पर पहुंच चुकी थी और ऐसे प्लेयर्स को बहुत ही स्ट्रांग माना जाता था। सलोनी की इनर स्ट्रेंथ देखकर विद्युत भी घबरा गया था। सलोनी इस वक्त गुस्से में लग रही थी। ये देखकर तनिषा ने धीमी आवाज में कहा, सलोनी, इस तरह नए प्लेयर्स को परेशान करना ठीक नहीं होगा। और फिर तनिषा सलोनी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगी कि तभी सलोनी ने गुस्से से कहा, नहीं, इसे अभी हमसे माफी मांगनी होगी। विद्युत पहले मिशन डिपार्टमेंट में था, जिस वजह से सलोनी जैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। लेकिन अब विद्युत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर बन चुका था। सलोनी पहले ही विद्युत से नाराज थी और अब उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स में शामिल होता हुआ देखकर उसे विद्युत पर और भी गुस्सा आ रहा था। लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ, अगर उसके बारे में विद्युत ने सबको बता दिया तो सलोनी की पोल खुल सकती थी। यह उसकी इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। सलोनी विद्युत और तनिषा को आपस में बातें करता हुआ देखकर दूर खड़े प्रतीक ने कहा, आखिर ये सलोनी और तनिषा से कब मिला? रुद्र और हर्षित भी इस वक्त उन तीनों की तरफ ही देख रहे थे। तभी अचानक एक कोर प्लेयर हवा में उड़ता हुआ हॉल के अंदर आया और बोला, सलोनी, तुम दोबारा एक नए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर को परेशान करने लगी। ये प्लेयर और कोई नहीं बल्कि प्रभास था। प्रभास के वहां आते ही सभी लड़कियां उसकी तरफ देखने लगी। उसकी उम्र करीब 17-18 साल थी और वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव और स्मार्ट था। उसे देखकर एक लड़की ने कहा, मुझे प्रभास बहुत पसंद है। प्रभास टॉप 10 कोर प्लेयर्स में से सेकंड रैंक पर है और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के 5th लेवल पर पहुंच चुका है, वहां मौजूद एक प्लेयर ने कहा। विद्युत अब अच्छी तरह जानता था कि प्लेयर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। टॉप 10 प्लेयर्स यानी कि कोर प्लेयर्स को उनकी ताकत के अनुसार रैंकिंग दी गई थी, जिसमें प्रभास दूसरे नंबर पर था। और तो और प्लेयर्स के लिए कुछ लेवल्स रखे गए थे। 7 लेवल्स में से प्रभास इस वक्त 5th लेवल पर पहुंच चुका था। आखिर कौन होगा वो प्लेयर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स का हेड बनेगा? क्या वरुण शुभम के साथ साथ विद्युत से भी बदला लेगा? न जाने अब विद्युत क्या करेगा। सबकी नजरें इस वक्त कोर प्लेयर्स पर ही टिकी हुई थी। पिछले कुछ दिनों में विद्युत को एकेडमी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला था। विद्युत अच्छी तरह जानता था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स सिर्फ 30 साल की उम्र तक ही कोर प्लेयर्स बन सकते हैं। अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्हें ऑर्डिनरी प्लेयर्स की तरह एकेडमी के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भेज दिया जाता है।
फिलहाल तो कोर प्लेयर्स में से एक प्लेयर जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स के हेड की पोजीशन दी गई थी, वो जल्द ही 31 साल का होने वाला था। इसलिए सलोनी और प्रभास दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स के हेड की पोजीशन के लिए आपस में फाइट कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो सलोनी फिलहाल 4th लेवल पर पहुंची थी, जबकि प्रभास 5th लेवल पर पहुंच चुका था और वो सलोनी से स्ट्रांग भी था। इस वक्त अगर कोई प्रभास को टक्कर दे सकता था तो वो और कोई नहीं बल्कि नीतीश था। नीतीश कोर प्लेयर्स की टीम में था और वो 5th लेवल पर पहुंच चुका था। तभी एक प्लेयर ने कहा, प्रभास को सिर्फ नीतीश ही टक्कर दे सकता है, न जाने अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स के हेड की पोजीशन किसे मिलेगी। तभी प्रभास को वहां देखकर सलोनी ने हंसते हुए कहा, प्रभास तो तुम आ ही गए। ये मत समझना कि मैं तुमसे डरती हूं, क्योंकि तुम 5th लेवल पर पहुंच चुके हो। अभी तक इस बात का फैसला नहीं हुआ है कि कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स का हेड बनेगा, तो ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। सलोनी इस वक्त पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रभास के सामने आकर खड़ी हो गई थी। अब सबकी नजरें प्रभास और सलोनी पर थी। किसी ने भी विद्युत पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए विद्युत और उसके साथी भीड़ में खुद को छुपाने की कोशिश करने लगे कि तभी प्रभास ने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? प्रभास ने अचानक विद्युत से पूछा तो विद्युत अपनी जगह पर जम सा गया और धीमी आवाज में बोला, वो मेरा नाम विद्युत है। यह सुनकर प्रभास ने कहा, विद्युत, मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूं। तुम अभी बहुत छोटे हो। लाइटनिंग विंड पंप टेक्निक से तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना। इतना कहने के बाद प्रभास ने एक गहरी सांस ली और सलोनी की तरफ देखने लगा। प्रभास विद्युत को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी जिंदगी लाइटनिंग विंड पंप टेक्निक से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर वो चाहे तो अब भी इस टेक्निक की प्रैक्टिस बंद कर सकता था, पर भला प्रभास विद्युत को यह सुझाव क्यों दे रहा था? लाइटनिंग विंड पंप टेक्निक का नाम सुनकर अचानक सलोनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और वो विद्युत की तरफ देखते हुए बोली, लाइटनिंग विंड पंप टेक्निक? और फिर उसने विद्युत से कहा, प्रभास के बचपन के दोस्त ने भी इस टेक्निक को सीखने की कोशिश की थी, पर अफसोस। इतना कहने के बाद सलोनी चुप पड़ गई। अब विद्युत प्रभास का इशारा समझ रहा था। विद्युत ने जब इस किताब को चुना था तो उसे खोलते ही विद्युत को उसमें लिखे हुए शब्द थोड़े अजीब लग रहे थे। जिस किसी ने भी इस टेक्निक को बनाया होगा वो अच्छी तरह जानता था कि इस टेक्निक में कुछ खामियां हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। इसकी वजह से प्लेयर्स की जान भी जा सकती है। इसलिए विद्युत हर एक स्टेप को रिपीट करके उसमें खामी निकालने की कोशिश कर रहा था। विद्युत को अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना था। वो इस तरह एक टेक्निक की वजह से अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। तभी सलोनी ने विद्युत को समझाते हुए आगे कहा, विद्युत, अगर तुम इसी तरह इस टेक्निक को सीखते रहे तो सोच लो, इसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रैक्टिस पर ध्यान देना पड़ता है, पर लगता है तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही है। इतना कहने के बाद सलोनी मुस्कुराते हुए तनीषा की तरफ देखने लगी। उसकी बात सुनकर अचानक तनीषा के गाल शर्म से लाल पड़ गए और उसने सलोनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। सलोनी की बात सुनने के बाद भी विद्युत ने उसे कुछ नहीं कहा। एक बार फिर खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर सलोनी को गुस्सा आ गया और वो जमीन पर अपना पैर मारते हुए बोली, लगता है ये पागल हो गया है। अब धीरे धीरे 10 कोर प्लेयर्स में से 9 प्लेयर्स हॉल में आ चुके थे। नंबर 1 प्लेयर यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स का हेड अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। तभी विद्युत को भीड़ में अनन्या दिखाई दी। वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स बन चुकी थी। जब उसकी नजर विद्युत पर पड़ी तो प्रभास हैरान होते हुए बोला, ये तो ऑर्डिनरी प्लेयर्स की टीम में था, इतनी जल्दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर कैसे बन गया? भीड़ में विद्युत को बहुत से जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे थे। उसे हर्षित और प्रतीक भी दिखाई दिए। वो दोनों विद्युत को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके दिमाग में इस वक्त कोई खुराफात चल रही हो। तभी एक प्लेयर ने कहा, हर्षित, तुम तो विद्युत को पहले से जानते हो ना, तुम अपने दोस्त से नहीं मिलोगे? ये मेरा दोस्त नहीं है और वैसे भी जल्द हम दोनों के बीच मुकाबला होने वाला है, हर्षित ने बेरुखी से कहा। हर्षित कुछ दिन पहले ही दूसरे लेवल पर पहुंचा था, इसलिए वो इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। थोड़ी देर बाद सभी हॉल में इकट्ठा हो गए।
बस कुछ प्लेयर्स एक मिशन के लिए एकेडमी से बाहर गए थे, इसलिए वो लोग इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। तभी वनराज उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, आज आप सबको दो बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए इकट्ठा किया गया है। वनराज की आवाज सुनकर सभी प्लेयर्स चुप हो गए। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारे कोर प्लेयर्स का नंबर 1 प्लेयर और प्लेयर्स का हेड कुछ ही महीनों में 31 साल का होने वाला है, जिस वजह से अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के हेड की पोजीशन खाली होने वाली है। बचे हुए टॉप 9 प्लेयर्स में से कोई एक प्लेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स का हेड बनेगा। सभी प्लेयर्स को इस कंपटीशन के बारे में पता था, लेकिन कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स का हेड बनने के लिए एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ कोर प्लेयर्स ही हिस्सा ले सकते थे। विद्युत का इस कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद वनराज ने आगे कहा, और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ट्रायल्स कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, जो कि फ्लोटिंग कासल से जुड़े हैं। ये सुनते ही सभी प्लेयर्स आपस में बातें करने लगे। वो लोग इस कंपटीशन के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सभी प्लेयर्स इस वक्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद कुछ ऐसे प्लेयर्स भी थे जिनके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन या फिर एक्साइटमेंट नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो 5 साल पहले ही इस कंपटीशन में हिस्सा ले चुके थे। इसके बाद वनराज ने प्लेयर्स की एक्साइटमेंट को देखते हुए कहा, ट्रायल्स 3 महीने बाद शुरू होंगे। इसमें सिर्फ 10 प्लेयर्स ही हिस्सा ले सकते हैं। ट्रायल्स से 15 दिन पहले सभी प्लेयर्स का टेस्ट होगा, जिसमें टॉप 10 प्लेयर्स को चुना जाएगा। ये सुनकर सभी प्लेयर्स ताली बजाने लगे। वनराज की बात सुनकर प्रभास ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, पिछली बार मैं सिर्फ 13 साल का था और तो और मैं दूसरे लेवल तक ही पहुंच पाया, इसलिए मेरे लीडर ने मुझे इंतजार करने के लिए कहा था। अब देखना, मैं इसका पूरा फायदा उठाकर फर्स्ट आऊंगा। ट्रायल्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के हेड की पोजीशन के लिए कंपटीशन कुछ ही महीनों में होने वाला था, जिससे सभी लोग अंदाजा लगा सकते थे कि एकेडमी में आने वाले वक्त में चहल पहल होने वाली है। कंपटीशन के बारे में सुनने के बाद सभी प्लेयर्स बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। अपनी बात खत्म करते ही वनराज वहां से चला गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स में विद्युत ही एक ऐसा प्लेयर था जिसने हाल ही में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स की टीम में कदम रखे थे, और वो इस वक्त सभी प्लेयर से बहुत पीछे था। पर अपनी शक्तियों और टैलेंट पर विद्युत को पूरा भरोसा था, इसलिए वो भी इस वक्त बहुत एक्साइटेड लग रहा था। जाने से पहले वनराज ने प्लेयर्स को एकेडमी और कंपटीशन के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में भी बताया। विद्युत जानता था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स ज्यादातर वक्त अपनी प्रैक्टिस को ही देते थे। उन्हें ऑर्डिनरी प्लेयर्स की तरह टास्क कंप्लीट नहीं करने पड़ते थे, लेकिन रूल्स के मुताबिक किसी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर को हर 2 महीने में एक टास्क दिया जाता था, जो उसे कंप्लीट करना पड़ता था। टास्क पूरा करने पर प्लेयर्स को एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते थे। ये पॉइंट्स ईगल एकेडमी में मिलने वाले बैटल पॉइंट्स जैसे ही थे। इनके बदले प्लेयर कोई भी हथियार, मेडिसिनल हर्ब्स या फिर किताबें ले सकता था। इतना ही नहीं, बल्कि फ्यूचर वॉरियर एकेडमी में अगर कोई प्लेयर अपनी मर्जी से कोई टास्क परफॉर्म करना चाहता था तो उसे इसकी मनाही नहीं थी। अगर उनके पॉइंट्स ज्यादा हुए तो वो उस रहस्यमयी लाइब्रेरी में जा सकते थे। इसलिए सभी प्लेयर्स टास्क ना मिलने के बावजूद भी छोटा मोटा टास्क परफॉर्म करके ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कमाना चाहते थे। फिलहाल तो मैं यहाँ पर नया हूँ, कुछ वक्त बाद में मैं भी छोटे मोटे टास्क परफॉर्म करके पॉइंट्स कमाऊंगा, विद्युत ने मन ही मन कहा। करीब आधे घंटे बाद मीटिंग खत्म हो गई और प्लेयर्स अपने अपने रूम्स में जाने लगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स के छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए थे, जैसे कि प्रतीक, हर्षित और रुद्र एक ग्रुप में थे। वो सब अच्छे दोस्त थे। तो वहीं दूसरी तरफ अब विद्युत, नील, अंजलि और शुभम का भी नया ग्रुप बन चुका था। लेकिन नील इस बात से खुश नहीं था। रास्ते में जाते वक्त अचानक शुभम ने विद्युत के कंधे पर हाथ रखे और कहा, थैंक यू विद्युत, तुमने आज मेरी बहुत मदद की, वरना न जाने मेरा क्या होता। शुभम इस वक्त विद्युत को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कह रहा था। ये सुनकर नील और अंजलि ने अपनी नजरें झुका ली। इस वक्त नील और अंजलि को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब से शुभम उनकी टीम का हिस्सा था, लेकिन फिर भी जब शुभम मुश्किल में था तो वो दोनों पीछे हट गए। अब नील को लगने लगा था कि उसे विद्युत और शुभम की टीम को छोड़ देना चाहिए।
वो दोनों पहले ही खुद से ज्यादा ताकतवर प्लेयर्स को ऑफेंड कर चुके थे। विद्युत ने तो कोर प्लेयर के साथ पंगा ले लिया था। नील उसकी वजह से किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था और वो दोनों अभी इतने स्ट्रांग भी नहीं थे जो नील उनके साथ दोस्ती बढ़ाकर उसका फायदा उठा पाए। ये सब सोचकर नील अपने ही ख्यालों में कहीं खोया हुआ था। तभी जैसे ही विद्युत और शुभम की नजर नील पर पड़ी तो उसको देखकर विद्युत और शुभम ने एक गहरी सांस ली। अंजलि भी इस वक्त खुश नहीं लग रही थी। क्या अंजलि भी विद्युत की टीम में आकर खुश नहीं थी? क्या विद्युत नई टेक्निक को सीखने में कामयाब हो पाएगा? क्या वो ट्रायल्स में हिस्सा ले पाएगा?